हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। और हर वीडियो में हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सीरीज जो चलेगी 100 वीडियो तक चलेगी, यानी कि 100 वीडियो में लगभग 55 वीडियो हम बायोलॉजी के करेंगे, 35 वीडियो आपके फिजिक्स के करेंगे, शेष बचे हुए वीडियो में हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरे साइंस को कवर करना है। साथ में हमारे पीडीएफ भी ले सकते हैं जिनका भी साइंस वीक है, और पीडीएफ और ये प्रैक्टिस सेट अगर जो आप कंप्लीट कर लेते हैं साइंस में, मैं गारंटी लेता हूं आपके 25 क्वेश्चन अगर जो ग्रुप डी में आते हैं तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो जल्दी से पीडीएफ ले लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के बारे में क्या चीज़ें मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। ये पीडीएफ है जनरल साइंस की, सारे एग्जामों में भी आपका काम आने वाला, स्पेशली रेलवे एग्जामों को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है, तो अभी भी अगर जो लोग जुड़े हैं पहला काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, रुधिर क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन की बात करें, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। रुधिर क्या होता है? तो मानव में जो ब्लड पाया हो जाता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। रुधिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, 7.4 होता है रुधिर का पीएच मान। उसके बाद वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर लगभग खून होता है। अगर जो औरत की बात करें, फीमेल की बात करें, तो 5 से 6 में लगभग आधा लीटर कम होता है। इन 5 से 6 लीटर से आधा लीटर कम मान सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रुधिर क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो नमक का सबसे अधिक सेवन कौन सा पशु करता है? 4 ऑप्शन है, भेड़, ऊंट, गधा, कुत्ता। आप लोग जितना भी क्वेश्चन सही सही करिएगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऊंट। ऊंट की बात करें सबसे अधिक नमक सेवन करता है। बात करें अन्य जानवर जितना भी नमक का सेवन करता है उसके 8 गुना ज़्यादा नमक का सेवन करता है ऊंट। अब ये ऊंट नमक का सेवन क्यों करता है? आपको पता है ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट क्या बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है? इसमें भी इसका कनेक्शन इस नमक से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नमक की अधिक मात्रा से सेवन से नमक का जो अधिक मात्रा का सेवन करता है उससे क्या होता है? उसके शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा करने में सहायता होती है, और जिससे जब शरीर में ज़्यादा पानी जमा कर लेता है, जिसके द्वारा रेगिस्तान में कई दिनों तक चलता रहता है बिना पानी के। ठीक है, यानी कि बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है ऊंट। तो यानी कि बात करें इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट। ऊंट अन्य जानवरों से 8 गुना अधिक नमक का सेवन करता है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं का सबसे बड़ा पशु महामारी रोग होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग किससे होता है? किससे होता बताइए? विषाणुओं द्वारा, वायरस द्वारा। अभी देखो, महामारी रोग की बात करें तो कोरोना वायरस का नाम आता है। ये भी हम कह सकते हैं एक महामारी संज्ञा है। ये भी किसके द्वारा हो रहा है? विषाणुओं द्वारा हो रहा है, वायरस के द्वारा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन। लाइकेन ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। और लाइकेन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वायु प्रदूषक का संकेतक। वायु प्रदूषक संकेतक, ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषक संकेतक किसको बोलते हैं? लाइकेन को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जल संवर्धन करके पौधों के कर्षण किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिना मिट्टी के हम अगर जो पौधों को उगाते हैं तो उसी को हम जल संवर्धन करके पौधे उगाने की विधि बोलते हैं, यानी कि जल संवर्धन करके पौधों को कर्षण करने की विधि। तो इस विधि में किसका प्रयोग नहीं होता? तो मिट्टी का नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा मिट्टी। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। बिना मिट्टी के खेती करना, ध्यान रखिए, बिना मिट्टी के खेती करना, बिना मिट्टी के खेती करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं किसको? बिना मिट्टी के खेती करना। इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें फसलों को उगाना होता है तो जो भी हमें मिट्टी में खनिज और लवण मिलते हैं जो हमारे पौधों को उगाने के लिए सहायक होते हैं, वो क्या किया जाता है? पहले से पानी में मिला दिया जाता है और उसी पानी में उस पौधों को उगाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोपोनिक्स। और इस तकनीक का उपयोग आजकल बड़े बड़े जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उन पर सब्जियों को उगाने में किया जाता है। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं?
तो मिट्टी के अपमार्जक जब भी क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा शैवाल होते हैं। आपको भी पता है मिट्टी में को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं मिट्टी में, और उसमें मिट्टी में उसी को खाने के लिए बहुत सारे पौधे होते हैं या कीड़े होते हैं जो अंदर लगे रहते हैं। तो ये शैवाल क्या करते हैं, उन कीड़ों को खा लेते हैं, या सड़े हुए मांस जो मिट्टी में रहते हैं उनको खा लेते हैं। इससे क्या होती है, आपकी मिट्टी की उर्वरकता जो होती है वो बची रहती है। ठीक है, तो इसलिए शैवाल को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का अपमार्जक। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? हैबर गॉटलेट्स से। ठीक है, हैबरलेट्स। इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, गॉटविल हैबरलेट्स। ठीक है, गॉटविल हैबरलेट्स पूरा नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केल्प क्या होता है? समुद्री शैवाल होते हैं जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्प क्या होता है? समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मतलब जिसमें 8 अमीनो अम्ल होते हैं, 8 जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी का प्रोटीन बोलते हैं। तो आप जितने भी जानवरों को खाते हो या जानवरों के मांस को खाते हो, उसमें प्रथम श्रेणी का प्रोटीन किसको बोला जाता है? मछली को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 8 जो आवश्यक होते हैं, 8 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और 8 इसमें उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे अगर जो ये आपके समझ में आ गया तो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन यहाँ पे मछली को बोलते हैं। अब यहाँ पे पौधों से भी हमको प्रोटीन मिलता है, तो पौधों से जो प्रोटीन वो मिलता है उसको हम सेकंड श्रेणी का प्रोटीन बोलते हैं। किसको? सेकंड श्रेणी का प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं ये सेल कौन सी होती हैं? तो स्तनधारी कोशिकाओं की बात करें, सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं मोनोसाइट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विपद या बाइनोमियल नाम पद्धति का नामकरण किसने किया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लोनस तथा लीनियस ने। किसने किया था? कार्लोनस तथा लीनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विपदी या बाइनोमियल नामकरण पद्धति का प्रस्ताव किसने दिया था? कार्लोनस तथा लीनियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 किंगडम वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तावित किया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तावित किया था। ये 5 किंगडम कौन कौन सी थी विटकर के अनुसार? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली थी मोनेरा, प्रोटिस्टा दूसरी थी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और 5वां क्या था? एनीमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया था किसने? आर.एच. विटकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशरूम क्या है? तो मशरूम जब भी क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीली व्हेल की बात करें, ये 188 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। ये डीबी होता है, 188 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अगर जो जेट की बात करें जिससे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, ये कितना ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? 140, यानी कि जेट से भी ज़्यादा ध्वनि ब्लू व्हेल उत्पन्न कर सकती है, उससे तेज बोल सकती है, 188 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न का कारण विषाणु है। विषाणु किसके कारण होता है? तो विषाणु की बात करें, रेबीज जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, रेबीज विषाणु के कारण होता है। और 3 ऑप्शन क्या है? टिटनेस, कुष्ठ रोग, प्लेग, ये तीनों किसके कारण होता है? ये तीनों ध्यान रखिएगा जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा विषाणु किसके कारण? तो विषाणु के जो रेबीज किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, इबोला क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है या विषाणु है। इबोला जिस प्रकार से आजकल भारत क्या पूरे विश्व में कोरोना फैला है, वैसे इबोला की बात करें, एक बार पश्चिमी अफ्रीका देश में ये बहुत तेज़ी से फैला था। पश्चिमी अफ्रीका देश में ध्यान रखिएगा, ये भी पश्चिमी अफ्रीका देश में बहुत तेज़ी से फैला था इबोला नाम का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंगोरा ऊन किस पशु के से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो अंगोरा की बात करें, खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? शल्य प्रक्रिया मतलब चीर फाड़ करके, ठीक है, ऑपरेशन द्वारा जो आजकल बोलते हैं, तो शल्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? वे सीजर। कौन थे? जूलियस सीजर, नाम रखिएगा पूरा नाम, सीजर यहाँ पे दिया तो सीजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो मांस में जल का वहन होता है पैरेन्काइमा द्वारा, ठीक है। पौधों में जल का वहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। उसी प्रकार में मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा द्वारा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन, उभयचर शब्द से क्या अर्थ है? उभयचर ध्यान रखिएगा, उभयचर का अर्थ होता है दो प्रकार का जीवन कह सकते हो, या इसमें जीवन नहीं दिया, दो जीव दिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। दो प्रकार का जीवन यानी का मतलब हो गया, इसमें जल में भी रह सकते हो और थल में भी रह सकते हो, यानी कि स्थल में भी रह सकते हो। इसी प्रकार से आपका जो मेढक होता है वो जमीन में भी रह सकता है, पानी पे भी रह सकता है, ठीक है। टोड भी आपका जमीन में भी रह सकता है, पानी पे रह सकता है। ये सारे उभयचर जंतु होते हैं। तो उभयचर का शब्द का अर्थ क्या होता है? दो प्रकार का जीवन। तो आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, एग्जाम गुरु सुधीर, और जिनका भी साइंस वीक है वो हमारे साइंस के इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।